Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज़ मनीषा बलहरा और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2020 के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे थे, जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोगों ने कोशिश करी है कि कंपाइल करके आप लोगों को करवा दें। ठीक है, तो उस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग जुलाई के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगस्त 2020 में जुलाई 2020 में रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हमें ये देखना है कि ये जो एक्ट है इसके क्या प्रोविजंस हैं, है ना, इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसमें ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं जो कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं थे। तो जो भी लकुनास, जो भी लिमिटेशंस इस एक्ट में रही होंगी 1986 वाले में, उसको सरकार ने कोशिश किया है कि इन चीज़ों को दूर किया जाए इन द न्यू एक्ट विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो जुलाई 20 से ये फोर्स में आ चुका है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई क्या 1986 वाले के प्रोविजंस थे और क्या इस 2019 वाले के प्रोविजंस हैं। ठीक है, चलो अगर हम एक एक करके देखें इनको तो हमें देखना है कि ये प्रोविजंस हैं आपके, दिस इज़ 1986 एक्ट एंड दिस इज़ 2019 एक्ट। अगर हम रेगुलेटर की बात करें, रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है कि जो देखता है कि चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्या मार्केट में कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो चीज़ें उनको बेची जा रही हैं क्या वो डिफेक्टिव हैं या फिर धोखे से बेची जा रही हैं, है ना। तो वो सब चीज़ों की जो गारंटी है, जो मॉनिटरिंग है, दैट वो करता कौन है। ठीक है, 1996 की अगर हम बात करें तो इसमें नो सेपरेट रेगुलेटर वाज प्रेजेंट हेयर, कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एक CCPA अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA को बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब CCPA विल रेगुलेट एंड मॉनिटर ऑल द एक्शंस दैट हैज़ बीन डन इन द मार्केट बाय द सेलर्स एंड बाय द बायर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट्स की, कंज्यूमर कोर्ट्स 86 की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंप्लेंट है सिर्फ वहीं पर फाइल की जा सकती थी जहाँ पर जो सेलर है, जिसने चीज़ बेची है, उसका ऑफिस लोकेटेड है। इसका मतलब अगर किसी को कंप्लेन करनी है, अगर उसने जहाँ चीज़ खरीदी है उसको वहीं जाकर ही कंप्लेन रजिस्टर करवानी पड़ेगी, अपने एरिया से उसको निकलना पड़ेगा मतलब। लेकिन इस वाले एक्ट में क्या है कि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करवानी है तो जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर कंप्लेनेंट रिसाइड करता है, वहाँ पर भी आप जो है केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेन अपनी फाइल कर सकते हो। इसका मतलब ये जो एक्ट है दैट इज़ मोर कंज्यूमर सेंट्रिक, जिसने चीज़ों को कंज्यूम किया है उसके रिगार्डिंग ही ये ज़्यादा प्रोविजन, ज़्यादा राइट्स उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्ट लायबिलिटी की, पहले वाले एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था जिसके अंडर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लायबिलिटी के रिगार्डिंग कोर्ट में जा सके, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जा सके, है ना। लेकिन वो सिविल कोर्ट जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, सिविल कोर्ट इजीली जा सकता था, बट कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता था। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में खराबी निकल गई है या फिर उस प्रोडक्ट ने किसी को हार्म पहुंचाया है तो उसके रिगार्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में जा सकता था, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता था। इसका मतलब जिसने जो चीज़ बेची है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने ये चीज़ हमें बेची और ये ख़राब निकल गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा कुछ नहीं था 86 वाले एक्ट में। 19 वाले एक्ट में ये है कि अगर प्रोडक्ट से किसी को हार्म पहुंचा है या फिर किसी सर्विस से उसका हार्म पहुंचा है तो फिर अल्टीमेटली जो लायबिलिटी है दैट आपका सेलर की बनेगी, सेलर की लायबिलिटी बनेगी और अल्टीमेटली आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जाकर उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। पहले कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते थे ना रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रोविजन, अब लेकिन जा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोविजन। अगर हम पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात करें, मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट के जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो सुन सकते थे, तो हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है 86 की अगर हम बात करें तो 20 लाख से नीचे का जो भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर कोर्ट है वो सुनेगा। 20 लाख से 1 करोड़ तक का स्टेट सुनता था और 1 करोड़ से ऊपर का नेशनल कंज्यूमर कोर्ट सुनता था। लेकिन इस प्रोविज़न, इस एक्ट में क्या हुआ है
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होगा, वो 1 करोड़ तक के आपके जो मुकदमे हैं वो सुन सकता है। जो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले सुन सकता है, और जो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा के मामले सुन सकता है। इसका मतलब पहले सिर्फ 20 लाख से नीचे ही डिस्ट्रिक्ट वाला सुन सकता था, लेकिन अब इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब अगर किसी को पहले 60 लाख का कंपनसेशन मिलना था तो उसको जो चीज़ें हैं वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल करनी पड़ती थी, जो कि किसी की सिटी से दूर हो सकता है, तो इसमें डिले हो जाता था, लोगों में बहुत हैरेसमेंट होती थी कि भाई इतनी दूर जाना पड़ेगा अपने कंप्लेन को फाइल करने के लिए, रोज़ केस को सुनने के लिए। ठीक है, तो अब जो ये मनी लिमिट है फॉर दी कंपनसेशन, इसको बढ़ा दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुड प्रोविज़न। ठीक है, तो आपको ये 1 करोड़ से 10 करोड़ और अबव 10 करोड़ का जो प्रोविज़न है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स वाला। ई कॉमर्स का मतलब है जहाँ पर आप कोई चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन से आपने कोई फ़ोन मंगाया, फ्लिपकार्ट से आपने कोई बुक मंगाई, है ना। तो ई कॉमर्स के लिए कुछ प्रोविजंस इस एक्ट में थे ही नहीं, क्योंकि यार देखो 86 का बना हुआ एक्ट है, उस टाइम पर कहाँ ऑनलाइन का ज़माना होता था, है ना। लेकिन ऑनलाइन का ज़माना अब तो है, इसीलिए जितने भी ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी चीज़ें बेची जा रही हैं उन पर सारे के सारे रूल्स लगेंगे जो नॉर्मल किसी सेलर या बायर को लगते हैं। ठीक है, तो सेम रूल्स विल बी एक्सटेंडेड टू द ई कॉमर्स, जो कि रूल्स आपके नॉर्मल कंज्यूमर या बायर के केस में लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम मीडिएशन सेल की बात करें कि भाई अगर दोनों पार्टीज चाहें, जो कंज्यूमर है या सेलर है, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो विदाउट गोइंग टू द कोर्ट दे कैन मीडिएट देयर इश्यूज़, है ना। तो एक मीडिएशन सेल भी बनाई जाएगी नए वाले कोर्ट में, नए वाले एक्ट में, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। दोनों को अगर कंपनसेशन देनी है या फिर कुछ सेटलमेंट करनी है कि भाई इतने पैसे ले लो, केस को रफा दफा करो, तो जो भी चीज़ें उनको लगती हैं कि उनको करनी चाहिए तो वो इस एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन पहले 86 वाले एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जिसमें मीडिएशन की बात की जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कैसे एक दूसरे से ये डिफरेंट हैं। ठीक है, रहेंगे याद। चलो, अगर हम देखें इस लेजिस्लेशन में कंज्यूमर को डिफाइन कैसे किया गया है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर वो एक पर्सन है जो किसी भी गुड को, किसी भी चीज़ को या सर्विस को अवेल करता है। ठीक है, कोई चीज़ खरीदता है, ये है चीज़ खरीदी है। और जो सर्विस है, मान लो कोई भी आप कहीं पर गए हो, आप हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पर आपने डॉक्टर की सर्विस ली है, आप किसी इंस्टीट्यूट में गए हो तो वहाँ पर आपने एजुकेशन की सर्विस ली है। तो अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कंज्यूमर कहलाओगे और आप अपनी कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ठीक बात है, तो चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों के ही रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल हैं। लेकिन कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो पर्सन नहीं आता जो किसी भी चीज़ को खरीदता है स्पेसिफिकली फॉर द रीसेल। ऐसा होता ना कि भाई एक पर्सन है, उससे 2 ने खरीदी, 2 से 3 को बेच दी, तो ये इस पर्सन ने जो चीज़ है वो रीसेल के लिए खरीदी है स्पेसिफिकली, तो ये जो पर्सन है दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द कंज्यूमर। ठीक है, तो जो रीसेल के लिए चीज़ें खरीदेगा वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। ये तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन से आप उनको पैसे दो, चाहे ऑफलाइन दो, चाहे ऑनलाइन पैसे दो, चाहे किसी के भी थ्रू आप उनको पैसे प्रोवाइड करो, कोई भी मार्केटिंग उनकी प्रोवाइड करो या डायरेक्ट सेल करो उनको, तो हर चीज़ में ही आपका वो कंज्यूमर डेफिनेशन फिट बैठेगी। ठीक है, तो कंज्यूमर चाहे कोई गुड की चीज़ें गुड खरीदे या फिर कोई सर्विस ले या फिर किसी के भी थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करे तो वो कंज्यूमर कहलाएगा, एक्सेप्ट अगर वो चीज़ें रीसेल के लिए नहीं बेच रहा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि पहले ऐसा कोई भी रेगुलेटर नहीं था जो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाता, बट नाउ वी हैव सेपरेट रेगुलेटर विच इज़ द नेम ऑफ विच इज़ CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, ये तो हमें ध्यान में रखनी है ये चीज़, और साथ में हमें ये देखना है कि ये काम क्या करेगा, काम क्या होगा। इट विल सी द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स,
कि ऐसे कोई कंज्यूमर राइट्स को हानि तो नहीं पहुंच रही है, जिस पर्सन ने जो चीज़ खरीदी है उसको ठीक मिले। साथ में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि किसी पर्सन ने सिर्फ जानबूझ के तो गलत चीज़ नहीं भेज दी है किसी को, तो वो सब चीज़ें भी चेक करेगा। और साथ में जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, पहले क्या होता था, सिर्फ सेलर के खिलाफ ही और कंपनी के खिलाफ ही चीज़ों उनको मतलब चीज़ें ख़राब होती थी तो उन पर केस लड़े जाते थे। लेकिन अब जो पर्सन उसकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है उसके खिलाफ भी केस जारी रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहली बार जो आपका सेलर है प्लस एडवर्टाइजमेंट जो जिसने करी है उसके रिगार्डिंग दोनों के ही केस चलाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इंक्रीज्ड कंपनसेशन। पहले क्या होता था, अगर अभी मतलब कंपनसेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर एंडोर्सर, मतलब आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं एड्स वाले, उनको 10 लाख तक का जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है और 2 साल की सज़ा भी मिल सकती है अगर वो किसी चीज़ की फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो। ठीक है, और अगर ये जो आपका फॉल्ट है वो बार बार होता है उस एडवर्टाइजमेंट करने वाले के द्वारा या मैन्युफैक्चर के द्वारा, तो वो जो फ़ाइन है वो 50 लाख तक भी पहुंच सकता है और जो प्रिजनमेंट है वो आपकी 5 साल तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो एक तो पनिशमेंट का लेवल बढ़ा दिया गया है और साथ में जितनी भी कंपनसेशन लोगों को मिलेगी उसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखो, डिस्प्यूट रिड्रेसल का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी चीज़ें सुनी जाएंगी, है ना, जहाँ पर आपकी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वो रिड्रेस किए जाएंगे आपके डिस्प्यूट्स, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। ठीक है, तो जो भी कोई कंज्यूमर है अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है इसमें CDRC में रिगार्डिंग एनी अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये हमने देख ही लिया। अगर कोई गुड या सर्विसेज डिफेक्टिव निकल जाती है तब भी उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये इसके रिगार्डिंग हम लोग कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हैं। अगर किसी ने आपकी चीज़ के लिए जो है ओवरचार्ज कर लिया है तो भी आप उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, और या फिर अगर कोई ऐसी गुड या सर्विसेज जो आपकी लाइफ और सेफ्टी के लिए हज़ार्डस साबित होती है, आपको कोई डिजीज़ कॉज करती है, तब भी आपने ध्यान रखना है कि आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें प्रोविजंस हैं इस एक्ट के। नेक्स्ट है आपका अपील्स। अपील्स कहाँ कर सकते हैं? देखो, हम लोगों ने देखा है कि इसमें 3 है। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक स्टेट लेवल पर है और एक सेंट्रल लेवल पर है, मतलब नेशनल लेवल पर है। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाते हैं अप टू 1 करोड़ हो गया है अब तो, है ना, तो अगर आप इसके डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में। वहाँ पर आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के तो स्टार्टिंग में जा सकते हो, लेकिन आप अपील भी कर सकते हो 1 करोड़ वाले केसेस के लिए। अगर आप इसके डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेंट्रल वाले जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ अपील्स है। और अगर आप नेशनल जो कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म है उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आपके पास अपना ऑप्शन बहुत खुल गए हैं, आपके पास पावर्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी ने आपको डिफेक्टिव चीज़ें बेच दी हैं तो आपके पास चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो जो फाइनल अपील होगी दैट विल लाई बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आपने अपील का ध्यान रखना है। जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने देख ही लिया है, डिस्ट्रिक्ट वाले 1 करोड़ तक के लिए, स्टेट वाले 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए, और जो नेशनल वाला है वो आपका मोर देन 10 करोड़। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मीडिएशन पैनल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वाले एक्ट में 1986 वाले एक्ट में कोई भी मीडिएशन सेल नहीं बनाई गई थी, लेकिन रिसेंटली अभी 2019 वाले एक्ट में देयर इज़ सम प्रोसीजर फॉर द मीडिएशन। सिर्फ केस चलाना ही मकसद नहीं है, केस को सॉल्व करना मकसद है। तो चाहे वो केस मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाए या फिर वो केस लड़के सॉल्व हो जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। ठीक है, तो मीडिएशन वाला भी प्रोसेस इसमें जारी किया गया है। ठीक है, और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमने एग्जांपल लिया ही थे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का, है ना, या और कोई भी ऐसे आपकी साइट्स जो चीज़ें पहुंचाती है आपके घर तक। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स पोर्टल्स होंगे, जितने भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की जो कंपनीज़ हैं, उनको भी एक रॉबस्ट कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा
इसका मतलब अगर कोई अमेज़ॉन की सर्विस से खुश नहीं है तो उनके पास भी शिकायत करने के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, जो अमेज़ॉन की तरफ से बनाया जाएगा, फ्लिपकार्ट की तरफ से बनाया जाएगा। ठीक है, एंड दैट हैज़ बीन रिटन अंडर दिस नया एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और साथ में जो भी ई कॉमर्स कंपनीज होंगी उनको ये बताना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है। क्या वो प्रोडक्ट चाइना से आया है, क्या वो प्रोडक्ट जापान से आया है, क्या वो प्रोडक्ट इंडिया में ही बना है। तो हर जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाउ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी नई चीज़ें ऐड की गई हैं अंडर दिस एक्ट। खास करके क्यों ऐड की गई हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़, इंडिजिनस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए इस एक्ट के अंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वाला जो एक्ट था उसमें कोई भी लायबिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। इसका मतलब अगर कोई डैमेज या इंजरी कॉज होती है उस प्रोडक्ट से तो मैन्युफैक्चरर की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन नए वाले एक्ट में मैन्युफैक्चरर या फिर जिसने भी आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है या फिर जिसने आपको बेचा है, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर आपने जिससे भी ख़रीदा है आप उसको बोलोगे, इस प्रोडक्ट सेलर आपको ये मैन्युफैक्चरर को बोलेगा, तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर तक ये बात पहुंच जाएगी। तो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे प्रोडक्ट सेलर हो, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी प्रोडक्ट से कोई डैमेज या इंजरी पहुंचती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो ये हैं आपके बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस, जिनको हम लोगों ने देखा कि हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एक्ट्स। ठीक है, देखो यार, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपके आ सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस एक्ट। 3 स्टेटमेंट्स दे देंगे आपको, पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी सही है। मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग द मोर राइट्स टू द कंज्यूमर्स। और ऐसा क्या चीज़ें हुई जो 1986 वाला जो एक्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 9 प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं, इससे आपका जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। देखो, ये जुलाई 2020 में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक जो मेडिकल एग्जामिनेशन इन लोगों को देना पड़ता था टू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कि दैट दे आर ट्रांसजेंडर्स, तो उस प्रोविज़न को अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप इसके जो बेसिक प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उनको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक बार इनके प्रोविजंस ध्यान से कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या दिक्कतें आई थी इस प्रोविज़न में और उसको क्यों हटाना पड़ा। ठीक है, चलो बैकग्राउंड देखते हैं इसका हम लोग। बैकग्राउंड इसका ये है कि एक नालसा जजमेंट आपने ध्यान में रखनी है। नालसा जजमेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा जजमेंट इन 2014 सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था जिसके रिगार्डिंग जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं इंडिया में उनको उनके जो भी ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो जितने भी ट्रांसजेंडर्स के रिगार्डिंग राइट्स आए हैं इंडिया में दे हैव कम आफ्टर दिस नालसा जजमेंट। मतलब उनको भी एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जाए, उनको डिस्क्रिमिनेटरी ना फील करवाया जाए, उनको जगहों से निकाला ना जाए, उनको घरों से ना निकाला जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस ट्रांस जजमेंट के बाद में लीगल हो गई हैं कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी ट्रांसजेंडर के खिलाफ किया जाता है तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए पनिशमेंट बहुत तगड़ी मिलने वाली है। ठीक है, तो नालसा जजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हैविंग द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। और इस नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला कि आपके स्टेट में, आपके देश में जितने भी ट्रांसजेंडर्स रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते रहना है ताकि वो भी क्या कर सकें, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सकें, सो दैट दे बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया एज वेल। ठीक बात है, तो नालसा जजमेंट इंपॉर्टेंट है। नालसा जजमेंट में जो जो चीज़ें कही गई सेंटर को या स्टेट को वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर हम देखें कि इस एक्ट के अंदर, देखो ये एक्ट है नासा जजमेंट के बाद ही आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप बताओ ट्रांसजेंडर्स को उनकी राइट्स दिलवाने के लिए क्या कर रहे हो, है ना, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कोई ये इनके पास ऑप्शन नहीं था कि भाई हम क्या करें बताओ। तो फिर उन लोगों ने एक नया एक्ट निकाला, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर्स की, है ना, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इस एक्ट में ही उन लोगों को डिफाइन कर दिया गया है ताकि फ्यूचर में डेफिनेशन की वजह से उनके राइट्स को हैम्परिंग ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है आपका, डेफिनेशन इस एक्ट में ये लिखी हुई है कि एक ऐसा कोई पर्सन जिसका जो जेंडर है उसके जो आपके बर्थ के टाइम पर जेंडर असाइन किया जाता है उससे अगर वो मैच नहीं करता है ना, अगर मान लो आपका अगर जो है नॉर्मली लड़का पैदा हुआ है बट वो अपने दिमाग में एक गर्ल है, एक लड़की है ना, तो फिर जो सेक्स उसको असाइन किया गया था ड्यूरिंग द बर्थ अगर वो उसकी तरीके से फील नहीं कर रहा है, या फिर वैसे वर्सा कोई गर्ल थी बट वो अपने दिमाग में बॉय है, तो फिर जितने भी ऐसे पर्सन हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस मेन या ट्रांस विमेन। ठीक बात है। या फिर ऐसे कोई पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस कि भाई जिनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिनमें कुछ चीज़ें फीमेल वाली हैं, कुछ चीज़ें मेल्स वाली हैं, है ना, तो वो भी जो है आपके ट्रांसजेंडर कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। और साथ में जो भी आपके किन्नर और ये हिजरा जिनको हम सोशो कल्चर आइडेंटिटी देते हैं कि भाई हम सोसाइटी में इनको इस नाम से बुलाते हैं, तो वो भी जितने सारे पर्सन्स हैं जो अपने आप को वो नहीं समझते हैं जो उनको बर्थ के टाइम पर सेक्स असाइन किया होता है, तो ऑल दीज पर्सन्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांसजेंडर्स। जो ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो इनको डिफाइन किया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। साथ में आपने ये ध्यान रखना है कि जो इंटरसेक्स वेरिएशन वाले पर्सन है वो कैसे डिफाइन किए गए हैं, जो कि बर्थ के टाइम पर दे शो वेरिएशन इन हिज और हर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें वेरिएशंस हैं, है ना, कि जो आपके हार्मोन लेवल है वो स्टैंडर्ड फीमेल बॉडी के अकॉर्डिंगली थोड़े से ज़्यादा हैं या फिर मेल बॉडी के रिगार्डिंग थोड़े से कम है ना, तो वो सब जो चीज़ें हैं ये भी आपके इंटरसेक्स वेरिएशन में आती हैं और वो भी आपके ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विच आर बेसिकली कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर पर्सनैलिटी, वेदर दे आर बॉय और वेदर दे आर गर्ल। ठीक है, तो ऐसे भी जो इंटरसेक्स वेरिएशन है वो भी आपके इस एक्ट के अंदर जो है बेनिफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। साथ में इस एक्ट में ये बोला गया कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ की जाती है, फॉर एग्जांपल उनको कोई अब्यूज़ किया जाता है, इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, कि उनको फिज़िकल अब्यूज़ किया जाता है, उनके साथ वर्बल अब्यूज़ किया जाता है, उनको खरी खोटी सुनाई जाती हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, तो जैसे भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसकी रिगार्डिंग बहुत तगड़े लॉज बनने चाहिए। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन को जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है उसको 6 महीने से कम की सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए और वो 2 साल तक भी जा सकता है। तो मतलब जेल का प्रावधान भी है इफ़ यू कंटिन्यू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो जितने भी ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। साथ में हमारी सोसाइटी में होता क्या है ना कि अगर किसी घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको तो अपनी सोसाइटी से नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे पर्सन्स जो हैं उनके पास अब इस एक्ट के अंदर राइट टू रेजिडेंस भी है कि अगर वो चाहें तो अपने उस घर में जहाँ पर उन लोगों ने बर्थ लिया है वहाँ पर ही वो रह सकें। और अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको इस घर से निकलना ही पड़ेगा तो वो चीज़ भी जो है पनिशेबल ऑफेंस के अंडर काउंट की जाएगी। ठीक है, तो राइट टू रेजिडेंस भी इन लोगों को दिया गया है। दे हैव ऑल द राइट्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, है ना, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट्स। एक तो ये है। फिर है, पहले इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी ट्रांसजेंडर है, जो भी डेफिनेशन जो इस एक्ट में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसा पर्सन है तो ट्रांसजेंडर्स के रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको ये बताने के लिए कि भाई हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो कौन बनाता है, दैट सर्टिफिकेट इज़ मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। बट कई सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स उन्होंने ये बोला कि इस आइडेंटिटी के सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में क्या है, एक तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत होते हैं। हमें पता है कि अगर हमें सरकारी कोई काम करवाना है तो उसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और साथ में एक हैरेसमेंट भी तो है ये कि भाई किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, है ना। तो ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट आइडेंटिटी है वो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ना बनवाओ, या आप खुद ही बताओ कि भाई मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। बट इस एक्ट में ये बताया गया था कि ट्रांसजेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि सभी ने रोष जताया, काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो फिर क्या है, इस प्रोविज़न को अब अबॉलिश कर दिया गया है। दिस हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड। इसका मतलब अब कोई भी अगर ट्रांसजेंडर है उसको सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो खुद ही बनवा लेगा सर्टिफिकेट। उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं कि वो ट्रांसजेंडर है। ठीक है। तो अब ये जो है अबॉलिश हो चुका है, और इसी प्रोविज़न के अबॉलिशमेंट के चक्कर में ही ये चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में रही थी जुलाई 2020 में। ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें ये प्रोविज़न था। नेक्स्ट इस एक्ट के अंदर है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। जो भी प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर उठाए जाएंगे, जो भी स्टेप्स इस एक्ट के अंदर उठाए जाएंगे, उन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सब को मॉनिटर करने के लिए देयर वुड बी अ काउंसिल विच इज़ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है। जिसमें मेंबर कौन कौन से होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्टर होगा इसका, चेयरपर्सन होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस ये वाइस चेयरपर्सन होगा। और जो बाकी ऐसे ऐसे लोग, खास करके एनजीओ वाले, है ना, खास करके ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी इनके मेंबर्स होंगे। ठीक है। और साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं दे विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस एनसीटी, ताकि जो जो प्रोविज़न इस एक्ट में लिखे हुए हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी की जो सहयोग है, सभी की जो भागीदारी है वो इंश्योर की जा सके। ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाई गई है अंडर दिस एक्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोविजंस विच हैज़ बिन रिटन अंडर दिस एक्ट। ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ न्यूज़ में क्यों था ये तो पता लग गया हमें कि जो सर्टिफिकेट आइडेंटिटी था फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको इशू करता था, अब वो नहीं कर सकता। अब जो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ध्यान में रखना है क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और मेंस पर्सपेक्टिव से भी कि भाई ऐसे कौन कौन से बताओ प्रोविज़न हैं जो इस एक्ट के अंडर लिए गए हैं टू स्पेसिफिकली डेवलप दी ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। ठीक बात है। चलो नेक्स्ट है आपका स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। ठीक है। नाम से ही क्लियर है, बल्क ड्रग पार्क्स है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, पार्क्स का मतलब होता है इकोनॉमिक टर्म्स में इंडस्ट्रीज़, तो ऐसे बड़े बड़े एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी स्पेसिफिकली टू मैन्युफैक्चर दी बल्क ड्रग्स, टू मैन्युफैक्चर दी बल्क ड्रग्स। अगर मैं ड्रग की बात करूँ तो एक जो ड्रग होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक पार्ट होता है उस ड्रग में, और एक होता है एक्सीपिएंट। मतलब अगर मान लो आपने कोई भी दवाई ली है, तो आप मान लो कि हमने कॉम्बीफ्लेम दवाई ली है। कॉम्बीफ्लेम दवाई में जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, सॉल्ट इज़ पैरासीटामोल, जो भी आपके सिर दर्द या बुखार को उतारने के लिए यूज़ होता है, द सॉल्ट इज़ पैरासीटामोल, मतलब पैरासीटामोल होना ज़रूरी है। तो जो बॉडी में जाकर काम कर रहा है दैट इज़ द API। तो कॉम्बीफ्लेम में जो पैरासीटामोल सॉल्ट है दैट इज़ द API। और पैरासीटामोल बॉडी में जाकर ढंग से काम कर सके, ये इंश्योर करने के लिए हर ड्रग में एक्सीपिएंट मिलाया जाता है ना। इट एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, ताकि इसको कंज्यूम करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस डिजीज़ को ख़त्म किया जा सके। ठीक है। तो बेसिकली जो स्कीम निकाली है सरकार ने दैट इज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बल्क ड्रग्स। इसका मतलब जो है API बनाने के लिए किसी भी
ऐसे ड्रग में जो ये चीज़ यूज़ होती है जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है उस डिज़ीज़ को मारने के लिए, क्योंकि एक्सीपिएंट तो सिर्फ एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है ना, तो एपीआई बनाने के लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है जिसके अंडर ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ध्यान रखेंगे दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है वो कम से कम जो 3 बल्क ड्रग पार्ट्स बनाएगी पूरी कंट्री में, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी जिनसे पूरी इंडिया का ही जो है धीरे धीरे हम लोग ड्रग्स को प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक बात है। और इनको पार्क्स को लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए ग्रांट दी जाएगी। और अगर वो नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल JNK, उत्तराखंड और HP, और नॉर्थ ईस्ट वाले आपके 8 के 8 स्टेट्स, उन सब में जो 90% होगा दैट विल बी गिवन बाय दी सेंटर। और जो बाकी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या है 70% सेंटर की तरफ से पैसे जाएंगे। ठीक है। और जो मैक्सिमम ग्रांट हो सकती है एक बल्क ड्रग पार्क के लिए दैट इज़ 1000 करोड़। ठीक है। तो ये कुछ ना फैक्ट्स हैं यार, आपको थोड़े से ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी स्कीम के लिए आपको तैयार रहना होता है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है, क्या ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है स्कीम के लेकर आने का, कितनी ग्रांट सेंटर गवर्नमेंट देगी, या फिर कितना मैक्सिमम फंडिंग किसी एक चीज़ के लिए प्रोवाइड कर सकता है वो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस स्कीम के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है। और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द स्कीम, ये ऐसी स्कीम लाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि हमें ये पता है अभी जो है इंडिया APIs के लिए, मतलब ऐसे ड्रग के लिए जो डिज़ीज़ को मारने के लिए कारगर साबित होते हैं, उनको हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता है, और ख़ास करके हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है ना। तो इस चक्कर में होता क्या है, चाइना पर हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम लोग अपनी इस इम्पोर्ट डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ही जो है बल्क ड्रग पार्क के थ्रू हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना सकें, ताकि किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए जो ड्रग है वो हमारे देश में ही बने। ठीक है। हमें किसी से मांगने न जाना पड़े। ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, स्कीम क्या है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, और इस स्कीम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है WHO डिक्लेयर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स मीजल्स फ्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो WHO है उसने श्रीलंका और मालदीव्स को मीजल्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है। WHO के अकॉर्डिंग मीजल्स को ख़त्म करने का जो टारगेट था दैट वाज 2023। मतलब जितनी भी आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आपकी सारी ये म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक की सारी कंट्रीज़ आ गई। म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक की कंट्री, जिसमें फ़िलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ आ गई। तो WHO ने रिसेंटली अभी श्रीलंका और मालदीव्स को मीजल्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है। मतलब इन कंट्रीज़ में बहुत टाइम तक कोई भी मीजल या रुबेला का केस नहीं आया है ना। अगर हम मीजल्स या रुबेला की बात करें तो बेसिकली जो आपकी स्किन पर छोटे छोटे दाग हो जाते हैं ना, रेड रेड कलर के, फॉर एग्जांपल छोटी माता हम इसको इंडिया में बोल देते हैं, तो वो है आपका मीजल्स और रुबेला। जो रुबेला होता है वो मेनली चिल्ड्रन में होता है, और जो मीजल्स होता है वो थोड़ा सा आपका अडल्ट पॉपुलेशन में होता है। रुबेला इज़ बेसिकली फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है। तो रिसेंटली WHO ने, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली बताओ कौन सी कंट्रीज़ को WHO ने मीजल्स या रुबेला फ्री डिक्लेयर किया है। तो फिर आपको ध्यान रखना है दोज कंट्रीज़ आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है। और जो पूरा टारगेट है WHO का दैट इज़ 2023, बट इन्होंने 2021 में ही, 21 भी नहीं 20 में, क्योंकि जुलाई 2020 कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके दौरान ही इन लोगों ने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया था। ठीक बात है। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले भूटान, नॉर्थ कोरिया और ईस्ट तिमोर लेस्ते, इन तीनों कंट्रीज़ को भी WHO के द्वारा मीजल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक बात है। तो आपने बस श्रीलंका और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो न्यूज़ में थे। ये जो चीज़ें हैं वो इतनी न्यूज़ में नहीं थी, भूटान, नॉर्थ कोरिया वाली, तो एक बार देख लेना बस, बाकी ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस टारगेट ध्यान रख लेना कि WHO ने मीजल्स को ख़त्म करने के लिए 2023 हैज़ बीन डिसाइडेड एज अ आपका टारगेट ईयर। ठीक है। चलो।
नेक्स्ट है प्रज्ञाता गाइडलाइंस। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि बताओ रिसेंटली अभी न्यूज़ में प्रज्ञाता गाइडलाइंस काफ़ी रही थी, ये गाइडलाइंस किसके रिगार्डिंग रिलीज़ की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दिस हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन रिगार्डिंग द डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि हम लोगों को पता है कोरोना की वजह से जो फिज़िकल क्लासेस हैं वो नहीं लग पा रही हैं, बच्चों को जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं थ्रू वेरियस ऐप्स, जूम है ना, टीम्स। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, एक तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है बच्चों का, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से जो आँखों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस बेसिकली वो गाइडलाइंस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई हैं, जो आपके टीचर्स के लिए निकाली गई हैं और जो आपके पेरेंट्स के लिए निकाली गई हैं, कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है ये तीनों कर सकते हैं ताकि डिजिटल एजुकेशन से बच्चों पर प्रेशर नहीं पड़े, बल्कि उनकी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी फन बन जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रज्ञाता गाइडलाइंस ये किसने रिलीज़ की है, इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तो इन्होंने ये बेसिकली रिलीज़ किया है। तो प्रज्ञाता का अगर हम देखें तो इसका एक फुल फॉर्म है, जिसमें तो हमारी सरकारें माहिर हैं कि फुल फॉर्म देनी है हमें याद करने के लिए, बच्चों को इनका जीना हराम करना है। ठीक है, तो पी प्रज्ञाता का बेसिकली जो है डेफिनेशन है, पी से प्लान है, रिव्यू है, अरेंज है, गाइड है, टॉक, असाइन, ट्रैक और अप्रिशिएट। मतलब यार ये बेसिकली ध्यान रखना है कि ये वो गाइडलाइन है जो स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपको डिजिटल एजुकेशन को चीज़ों कैसे प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको बेसिकली प्लान करना है पहले, और अल्टीमेटली फिर उसको अरेंज करके लोगों को गाइड करना है, चीज़ों को हर चीज़ के लिए एक पर्सन असाइन करना है, उस चीज़ को ट्रैक पर लेकर आना है, और अल्टीमेटली जो भी इनिशिएटिव लिए हैं उनके लिए लोगों को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, इनके क्या फुल फॉर्म में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो किस मिनिस्ट्री ने निकाली हैं और ये किसकी रिगार्डिंग निकाली हैं। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, दे आर जस्ट ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपने रूल्स बनाते टाइम यूज़ कर सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, नहीं भी यूज़ करेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज एडवाइजरी गाइडलाइंस ही जारी किया था इन्हें। ठीक है, दे आर बेसिकली एडवाइजरी गाइडलाइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना उन्नत भारत अभियान। देखो यार, उन्नत भारत अभियान आपको थोड़ा सा देखना है कि इसका पीछे का बेसिक बैकग्राउंड क्या है। अगर हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन उन्नत भारत अभियान, तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। न्यूज़ अभी देखते हैं, पहले इसका एक बार बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। इसके अंडर होता क्या है कि भाई जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं, फॉर एग्जांपल आपका IIT लेवल के इंस्टीट्यूशन से हैं, आपके एम्स लेवल के इंस्टीट्यूशन से हैं, या कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कम से कम 5 विलेजेस अडॉप्ट करने होते हैं, और उनको इंस्टीट्यूशन वालों को अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से जो भी गाँव में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने हैं। या तो लोगों को अवेयर करना है कि भाई आप ऐसा काम कर सकते हो जिसकी वजह से आपके जो गांव है उसमें डेवलपमेंट लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उन्नत भारत अभियान के अंडर जितने भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हैं उनको कुछ ना कुछ विलेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं, जिनको डेवलपमेंट करनी, उनका इकोनॉमिक बेटरमेंट करना, उनका सोशल बेटरमेंट करना, ये सब जो है उनके लिए एक टारगेट की तरह काम करता है, यूजिंग देयर नॉलेज बेसिस, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो जो गांव है वहाँ पर मे बी इतना ज़्यादा लेवल नहीं है एजुकेशन का, तो फिर इस चक्कर में वो लोग किसी चीज़ से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए उन्नत भारत अभियान का जो कंसेप्ट है वो लेकर आया गया था। ठीक है, तो ये तो है इसका बेसिक कंसेप्ट। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी ट्राइफेड ने, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड ही आप इसको बोलो, कोई फुल फॉर्म जानने की भी ज़रूरत नहीं है इसका, ट्राइफेड और IIT दिल्ली ने अभी एक पार्टनरशिप साइन करी है, जिसके अंदर क्या होगा, IIT दिल्ली वाले जो भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, वो ट्राइफेड की हेल्प करेंगे। ठीक है, ट्राइफेड बेसिकली क्या है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, इट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, है ना। ट्राइबल्स मेनली किस पर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर
फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब ऐसा कोई चीज़ जो उनको फॉरेस्ट से मिल रही है, फॉर एग्जांपल लीव्स, है ना, फॉर एग्जांपल टिम्बर। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो आईआईटी दिल्ली वाले जो लोग हैं ये ट्राइबल्स को बताएंगे कि भाई आप कैसे जो आपके प्रोड्यूस ये जो एमएफपी है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपने जो कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप इनको किस तरीके से अच्छे तरीके से बेच सकते हो, आप कैसे इनकी मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप इसका जो मार्केट बेस है वो बढ़ा सकते हो। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन वुड बी गिवन बाय द आईआईटी दिल्ली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो उन्नत भारत अभियान में क्या है कि भाई जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र सुदूर बसे गांवों में जाकर ग्राम वासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्रक्स है ऑफ द उन्नत भारत अभियान। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइफेड हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद विच इंस्टीट्यूशन अंडर द उन्नत भारत अभियान। तो आपको ध्यान रखना है ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली के बीच की ये पार्टनरशिप है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मूव हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जितने भी आईआईटी दिल्ली वाले लोग बताएंगे कि भाई कैसे वो नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं फॉर दी प्रोसेसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कैसे इनोवेशन हम लोग लेकर आ सकते हैं, है ना। तो उनका बेसिकली एक तरीके से स्टार्टिंग टू एंड उनको वो चीज़ें बताएंगे, है ना। जैसे प्रोसेसिंग अगर करनी है, किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करना है ना। सिंपल अगर आप लीव्स तोड़कर लेकर आ रहे हो, टिम्बर तोड़कर लेकर आ रहे हो, तो इन लीव्स की हेल्प से आप कोई और चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्या, है ना। क्या इनको आप यूज़ करके कोई और चीज़ बना सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द प्रोसेसिंग, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लीव्स को कैसे यूज़ करना है, टिम्बर को कैसे यूज़ करना है, लकड़ी को कैसे यूज़ करना है, ये सब जो चीज़ें हैं आईआईटी दिल्ली वाले ट्राइफेड को बताएंगे और ट्राइफेड अल्टीमेटली ट्राइबल्स को बताएगी। ठीक है, डायरेक्ट भी बता सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि डायरेक्ट नहीं बता सकते। आईआईटी दिल्ली वाले अगर चाहें तो डायरेक्ट भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन्नत भारत अभियान क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है और ये न्यूज़ में क्यों था, ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ अगर हम देखें तो एक उन्नत भारत अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। 2.0 पहले 1.0 लॉन्च किया गया था। बस हल्का सा फ़र्क कितना है इसमें कि उन्नत भारत अभियान 1.0 के दौरान सभी ऑल दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया था इनटू दिस उन्नत भारत अभियान कैंपेन, कि भाई चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई छोटा कॉलेज हो, कोई बड़ा कॉलेज हो, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्नत भारत अभियान 2.0 के रिगार्डिंग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिनको डिसाइड किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई ये उन्नत भारत अभियान के रिगार्डिंग चीज़ों को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे गाँवों में जाके। ठीक है, तो आपने बस ध्यान रखना है उन्नत भारत अभियान 1.0 में सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लागू करे गए थे, लेकिन जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है 2.0 उसमें सिर्फ कुछ ही जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज़ बीन लॉन्च्ड। AIF इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है एग्रीकल्चर हमारा, कि एग्रीकल्चर सुधारने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है ना। तो उसका बेसिकली ये जवाब है एक तरीके से। तो जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये बेसिकली क्या है, आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% फंडिंग हैज़ बीन गिवन बाय दी सेंटर। 100% फंडिंग गिवन बाय दी सेंटर, स्टेट का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यार ये बेसिकली फंड है, जो है फंड में पैसा आएगा, इस फंड में से जो पैसा आया है ये किसको दिया जाएगा, है ना। इट मेनली गिवन टू दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको दिया जाएगा, या फिर किसी पर्सन ने कोई स्टार्टअप किया है रिगार्डिंग दी इनोवेशन इन दी टेक्नोलॉजी इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर उसको दिया जाएगा, या फिर कोई आपका एग्री एंटरप्रेन्योर है उसको, मतलब जैसा कोई एंटरप्रेन्योर जिसने खास करके एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपना योगदान दिया है। तो ऐसे अगर जो लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने देश में एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने मतलब जब फसल की कटाई कर ली है उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है, क्या उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखना है, क्या उसको इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना है, इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको करने के लिए जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, इन लोगों के पास यहाँ से आएंगे, इस फंड से आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ध्यान में रखना है इट इज़ दी स्कीम जिसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है खास करके रोड या रेलवेज़ के रिगार्डिंग उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो जो पैसा आएगा वो इसमें से आएगा, इस फंड में से आएगा जो कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है दैट स्कीम विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम 2020 टू 2029। तो 10 ईयर की ये स्कीम है, ध्यान रखेंगे 10 ईयर की ये स्कीम है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम देखें एलिजिबिलिटी, ये हम देख ही चुके हैं यहाँ रिसेंटली अभी कि जो है 1 लाख करोड़ का जो है लोन है ना, बेसिकली इसमें क्या है जो है आपके जो बैंक्स हैं है ना, बैंक्स जो हैं किसी भी फार्मर जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या फिर आपका स्टार्टअप वालों को पैसे देंगे, लोन पर देंगे। और ये लोन पर पैसे देने के बाद इस पैसे का ये करेंगे क्या, इस पैसे का ये क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू इनकलकेट सम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सब करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी है कि 1 लाख करोड़ तक का जो पैसा है ये बैंक्स इनको प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख करोड़ तक की ये लिमिट है बेसिकली जो कोई भी बैंक इन सबको मिलाकर दे सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम देखें कि अगर मान लो किसी बैंक ने इनको 7% लोन, 7% इंटरेस्ट रेट पर कोई लोन दिया है, दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट, तो इसमें से जो 3% इंटरेस्ट रेट है वो कौन देगा, इट विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब जो स्टार्टअप वाला बंदा है, जो एग्री एंटरप्रेन्योर है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले पर्सन हैं, उनको सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट पर ही वो लोन मिल जाएगा। ठीक बात है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि लोगों में लोन को लेने के लिए मोटिवेशन आती है, क्योंकि लोग बेसिकली लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ही कम हो गया है तो फिर लोग लोन लेने के लिए हिचकिचाते नहीं हैं। तो इस फंड में से जो पैसा है वो बैंकों को जाएगा, इस बैंक जो है वो लोगों को लोन देगा, और जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो इंटरेस्ट का बेसिकली सब्सिडी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बैंक्स को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका इसमें क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है कि अगर जो आपने लोन दिया है, मान लो बैंक ने कोई लोन दिया है, लेकिन अब जिसको लोन दिया है, मान लो एक्स टाइप ऑफ पर्सन को दिया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, इस पर्सन को इन्होंने लोन दिया बट ये चुका नहीं पाया, बट अब इसको पैसे, बैंक को तो पैसे चाहिए क्योंकि इसने तो लोन दिया था, अदरवाइज इसकी तो जो एनपी हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्योंकि लोन देने की वजह से बैंक्स का एनपीए ना बढ़े, तो ये जो क्रेडिट गारंटी है दैट विल बी डन फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जो 2 करोड़ तक का लोन है उसकी जो गारंटी है दैट हैज़ बीन गिवन बाय दिस क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। मतलब अगर बैंकों को वो पर्सन लोन वापस नहीं कर पाया तो फिर अल्टीमेटली ये जो फंड है क्रेडिट गारंटी फंड में से पैसे निकालकर उस बैंक को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक बात है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इससे हुआ क्या है, इससे लोगों में बैंक से लोन लेने की तो मोटिवेशन बढ़ी है, और साथ में जो बैंक्स हैं उनका एनपीए भी नहीं बढ़ा है, और जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम लोगों ने धीरे धीरे इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेसिकली क्या है, कौन सी ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। ठीक है, इसके अंदर किसको पैसा मिलेगा, किस लिए पैसा मिलेगा, है ना, कौन पैसा देगा, कितने इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा, क्या इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो वो सब जो चीज़ें हैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका मनोदर्पण।
मनोदर्पण इसलिए न्यूज़ में था जुलाई में क्योंकि इट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये बेसिकली ये इसके लिए था क्योंकि कोरोना के टाइम पर क्या था, लॉकडाउन्स लग रखे थे। लॉकडाउन्स लगने की वजह से कई सारे लोग ऐसे थे जो लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से क्या है, एक तरीके का स्ट्रेस जनरेट हो गया था, एंग्जाइटी जो है वो आ गई थी, एक एलियनेशन वाली फीलिंग आ गई थी कि भाई मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आ गई थी। तो ऐसे लोगों में ये डिप्रेशन वाली फीलिंग ना आए, एलियनेशन ना वो फील करें, स्ट्रेस्ड वो लोग ना फील करें, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पेसिफिकली एक मनोदर्पण इनिशिएटिव चलाया था, जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके जो भी मेंटल हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हैं या फिर उनके इमोशनल वेलबींग को लेकर जो भी इश्यूज़ हैं उनको सुना जाएगा और उनको जो है एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी कि भाई आप ऐसे करो तो आपकी जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो हल्की सी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मनोदर्पण इनिशिएटिव स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स एंड फॉर द पेरेंट्स था, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है विद द फिजिकल हेल्थ, है ना, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का तो हमें पता है कि भाई आप दवाइयाँ लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए पता ही नहीं चलता है कि क्या मैं मेंटली इल हूँ या नहीं हूँ। तो जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, जो एलियनेशन है, उसको भी दूर करने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव चलाया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी साइको सोशल सपोर्ट है सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को और सभी पेरेंट्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है मनोदर्पण, नाम से ही क्लियर कर लेना थोड़ा सा, मनोदर्पण मतलब मन का दर्पण, आपका मन कैसा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसको देखने के लिए दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका मागुरी मोतापुंग वेटलैंड। देखो ये न्यूज़ में था क्योंकि जुलाई 2020 में एक जो आपका भागजन ऑयल लिमिटेड का वेल था, ये भागजन वेल जो था आसाम वाले एरिया में, कुआं है ना, तेल का जो कुआं था उसमें आग लग गई थी। तो इसमें बहुत भयंकर आग लगी थी। तो इस आग लगने की वजह से जितने भी आसपास वाले ये एरिया थे उनको काफ़ी डिस्ट्रक्शन फेस करनी पड़ी थी, उनमें भी आग लग गई थी, है ना। तो ये इस भागजन वेल के अराउंड ये एक मागुरी मोतापुंग वेटलैंड था, है ना। वेटलैंड बेसिकली पता है हमें, वेटलैंड इज़ दैट एरिया जो अंडर वाटर रहता है, अंडर वाटर फॉर ऑल राउंड द ईयर, फॉर ऑल राउंड द ईयर और पार्शली राउंड द ईयर, और पार्शली राउंड द ईयर। ठीक है, तो ये वेटलैंड है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व्स के या फॉरेस्ट के, ये सारे पानी पीने आते हैं, है ना। तो ये जो वेटलैंड है अगर ये ख़राब हो गई तो फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हल्का सा हार्म पहुँचेगा। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो मागुरी मोतापुंग वेटलैंड है वो किस स्टेट में है और वो किस लिए न्यूज़ में रहा था। तो आपको पता है न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि इट इज़ जस्ट 500 मीटर अवे, उस ऑयल के भागजन वेल के बस 500 मीटर ही दूर है जहाँ पर आग लगी थी, जहाँ पर वो एक्सप्लोड हो गया था आसाम में। ठीक है, और हल्का सा 10 किलोमीटर की दूरी पर ही, है ना, इस मागुरी मोतापुंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही आसाम में क्या है आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, ये भी आसाम में ही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो लोकेशन थी, ये न्यूज़ में काफ़ी रही थी क्योंकि डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, उसके साथ में ही लगता आपका अरुणाचल प्रदेश में एक नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल। तो वो बिल्कुल साथ साथ हैं दोनों के दोनों। तो लोगों को, एक्सपर्ट्स को ये लग रहा था कि इस भागजन वेल में जो आग लगी है उसकी वजह से सिर्फ इस मागुरी वेटलैंड पर ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, जो आपका नामदफा नेशनल पार्क है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दे आर दी हाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है और ऐसी स्पीशीज़ मिलती हैं जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। इसका मतलब अगर नेचर में वो स्पीशी यहाँ ख़त्म हो गई तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो दैट इज़ अगेंस्ट दी बायोस्फीयर प्रोटेक्शन।
तो इसीलिए वेटलैंड कहाँ पर है, इसके रिगार्डिंग डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, इसके रिगार्डिंग नामदफा नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें जो है हमें लोकेशन वाइज करनी थी रिगार्डिंग दिस करंट अफेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका माउंट ब्लैंक माउंटेन रेंज। ये रेंज इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि रिसेंटली ना अभी यहाँ पर इंडियन न्यूज़पेपर्स के कुछ एक्सट्रैक्ट्स मिले हैं, है ना, जहाँ जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की पहली जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी है 1966 वाले टाइम पर, है ना। तो यहीं पर क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 24 जनवरी 1966 को ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो यहाँ पर आकर क्रैश हो गई थी। 1966 में यहाँ पर एक एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई थी और उस फ्लाइट में जो भी रिमेन्स थे कि कोई न्यूज़पेपर है या फिर कोई और चीज़ है, वो इन लोगों को अभी रिसेंटली मिले हैं। तो इसीलिए जो माउंट ब्लैंक है वो न्यूज़ में था। ये कहाँ पर है, इट इज़ इन दी यूरोप। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और ये वही डे है जब इस फ्लाइट में कौन बैठे थे, आपके डॉक्टर होमी जे भाभा इस फ्लाइट में बैठे थे, जो कि क्या जाने जाते हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया में जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सब जो पूरा आइडिया है, दैट आइडिया इज़ ऑफ द होमी जे भाभा। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी इसमें बैठे हुए थे। तो इन जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब इनकी भी जो है हल्के ये जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है माउंट ब्लैंक के बारे में भी कि अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, इट इज़ द माउंट एल्ब्रूज। और सेकंड नंबर पर आता है आपका यही माउंट ब्लैंक। ठीक है, तो माउंट ब्लैंक किस रीजन में है, क्यों ये न्यूज़ में था, और क्योंकि होमी जे भाभा की डेथ इसी एयर इंडिया के प्लेन पर हुई थी, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। ठीक है, तो आपको इसको हल्का सा ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट है आपका धम्म चक्र डे। धम्म चक्र डे आपको ध्यान क्लियर रखना है कि इट इज़ रिगार्डिंग दी बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे दैट वाज बुद्धा, महावीर बुद्धा, है ना। तो इन्होंने बेसिकली एनलाइटनमेंट प्राप्त की थी। काफ़ी टाइम तक ये ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब इन्होंने पहला एक जो टीचिंग है वो लोगों को बैठा के दी कि भाई मैंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है और मेरे अंदर ये जो गुण है ये भी आप लोगों में शेयर करना चाहता हूँ। तो जब ये पहला जो सरमन था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, जहाँ पर इन्होंने डियर पार्क है नियर वाराणसी, यहाँ पर बैठकर कई लोगों को एनलाइटनमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें बताई थी। और वो जो फर्स्ट सरमन है, फर्स्ट सरमन, पहला जो एनलाइटनमेंट का ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं कि इट इज़ नोन एज दी धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन हम इसको बोलते हैं। इसीलिए इसी के दिन पर ये धम्म चक्र डे मनाया जाता है ऑन दी 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये 4th ऑफ जुलाई को पड़ा था बेसिकली, क्योंकि ये आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये डे आगे पीछे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडियन कैलेंडर। ठीक है, तब बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार वो 2020 में वो 4th ऑफ जुलाई को पड़ा था। ठीक है, और धम्म चक्र डे होता कब है, जब किस दिन पर मनाते हैं, जिस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही बुद्धा ने अपना पहला जो ज्ञान है, पहला जो सरमन है वो प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो टीचिंग ऑफ धम्मा है, जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म किसके लिए जाना जाता है, जाना जाता है इट इज़ फॉर दी 4 नोबल ट्रुथ, जो 4 ऐसे सत्य हैं जो सभी को नहीं भूलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जो सबसे अगर हम क्रक्स निकालें तो क्रक्स ये है, द सोरो ऑफ ह्यूमन इज़ डिज़ायर। जो तृष्णा है वही दुखों का मूल है। मतलब अगर आप किसी चीज़ की इच्छा नहीं करते हो, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, तो आप बहुत खुश रहते हो। लेकिन जहाँ पर आपने डिज़ायर कर लिया वहाँ पर आपका जो दुख है वो शुरू हो जाता है। और इस सौरों को दूर करने के लिए आपको किस पे चलना है, आपको 8 फोल्ड पाथ पर चलना है। इट इज़ कॉल्ड द मिडल पाथ। मिडल पाथ हम इसको कहते हैं, हम इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं।
है ना, कि भाई एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप एक्सट्रीम में नहीं जी रहे। एक्सट्रीम एक साइड है कि भाई आप बिल्कुल संत बन गए हैं, है ना, सेंट आप बन चुके हैं, और दूसरा साइड है कि भाई आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो दोनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपने नहीं ध्यान में रखनी है। आपको एक मिडल पाथ चूज़ करना है जिसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सको। ठीक है, तो ये सब कहता है आपका बुद्धिज़्म। तो जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें आपका राइट व्यू, आपको चीज़ों को सही से देखना है। राइट इंटेंशन, आपके जो इरादे हैं वो सही होने चाहिए। आप राइट स्पीच बोलें, लोगों को ऐसी चीज़ें ना बोलें जो उनको हर्ट करे। राइट एक्शन आपका होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए। राइट लाइवलीहुड है, आप अपना पेट को भरने के लिए जो भी काम कर रहे हो वो आप ढंग से करो, किसी और को हर्ट करके नहीं करो। राइट एफर्ट लगाओ, एक जो नीयत जो कि ईमानदार कोशिश होती है वो आप करो। राइट कॉन्सेंट्रेशन, आप अपना जो ध्यान है वो लगाए रखें चीज़ों में। और राइट माइंडफुलनेस, अपने काम से काम रखें और ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें और अपने दिमाग को सेंटर में रखें, यहाँ वहाँ ना दौड़ने दें। ठीक है, तो ये है आपका अष्टांगिक मार्ग, जिसमें बुद्धा कहते हैं कि अगर आप इस 8 फोल्ड पाथ को चूज़ करते हो तो अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ होगी दैट वुड बी वेरी ईजी। ठीक है, तो धम्मा चक्र डे इंपॉर्टेंट था। क्यों मनाया जाता है, वाई धम्मा चक्र डे सेलिब्रेटेड ओनली ऑन दी आषाढ़ की पूर्णिमा, है ना, क्योंकि इसी दिन पहली बार जो फर्स्ट सरमन है वो बुद्धा ने दिया था, एंड दैट इंसिडेंट इज कॉल्ड दी धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं आपके, जो है 8 फोल्ड पाथ क्या है, वो सब जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। ये लॉन्च किया गया है बाय द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB के द्वारा, ये जो है लॉन्च किया गया है। देखो यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके रिगार्डिंग जो भी साइंटिस्ट्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए काम करेंगे। हम उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रिसर्च में हिस्सा ले सकें, और हम पूरे इंडिया में वर्कशॉप्स लगवाएंगे उनके लिए, ताकि वो जो रिसर्च कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उनकी प्रैक्टिस होती रहे। उनको थ्योरी ही नहीं, उनको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इस एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के अंदर ये जो SERB है वो सारे अपने एफर्ट लगा देगी, जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों की कैपेसिटी बिल्डअप करेगी, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी रिसर्च वाले एरियाज़ में, और उनको वर्कशॉप प्रोवाइड करेगी पूरे इंडिया में, ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ टू प्रमोट द रिसर्च इन इंडिया। इट इज़ टू प्रमोट द रिसर्च इन इंडिया। चाहे वो रिसर्च आपकी मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो आपकी रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो आपकी रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में हो, है ना, तो किसी की भी रिसर्च हो तो आपके लिए जितना भी पूरा सपोर्ट है वो इस एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स है इसका पहला अभ्यास। अभ्यास नाम से ही क्लियर है कि भाई जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट के या PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों को रिसर्च स्किल प्रोवाइड करनी है इन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हमें रिसर्च के लिए प्रमोट करना है तो फिर हमें उनकी जो है कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डअप हम कैसे करेंगे, बाय दी अदर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल कार्यशाला, हम लोग उनको वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे, तो वो कार्यशाला इज़ दी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। एक वृत्तिका है, वृत्तिका क्या है आपका, बेसिकली रिसर्च इंटर्नशिप है, कि जो भी रिसर्च वो लोग कर रहे हैं उनके लिए उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए, ताकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, वैलिड और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आपको कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं। इसका अभ्यास एक कंपोनेंट एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम का, कार्यशाला जहाँ पर वर्कशॉप्स की बात करते हैं, और इंटर्नशिप जहाँ पर वृत्तिका जहाँ पर इंटर्नशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका मिशन समूहन है, मिशन समूहन विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एक्सेलरेट विज्ञान। मतलब इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले आप मिशन समूहन चलाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि भाई इंडिया में रिसर्च के रिगार्डिंग क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिनको हमें दूर करना है। क्योंकि सिर्फ पैसे प्रोवाइड करने से, वर्कशॉप प्रोवाइड करने से या फिर इंटर्नशिप प्रोवाइड करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं।
पहले उसके लिए थोड़ी सी आपको रिसर्च खुद भी करनी पड़ती है, किस एरिया में ये मिशन चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, दैट इज़ मिशन सम्मोहन इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी जो कंपोनेंट्स इसके अभ्यास, कार्यशाला और वृत्तिका, क्रक्स इसका यही है कि पूरे इंडिया में हम लोगों को, खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको रिसर्च करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे पैमाने पर हम लोग प्रोवाइड कर सकें, ताकि रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपकी कोई और फील्ड हो। ठीक है, तो आपको ये एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम किसने लॉन्च किया है पता होना चाहिए, और क्या इसका बेसिक क्रक्स है वो हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आपका जो आपका ये पूरा जो मिशन सम्मोहन है, मिशन सम्मोहन का बेसिकली मतलब था कि जितने भी आपको साइंटिफिक इंटरेक्शंस हैं, जो खुद से ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करनी थी, वो आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका संयोजिका और एक है आपका संगोष्ठी। संगोष्ठी पहले से ही चल रहा है, SERB का ये प्रोग्राम है। जो संयोजिका है वो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, जिसमें जितनी भी आपकी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं वो सपोर्ट करेंगी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स लगाए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी भी स्टूडेंट की या किसी इंस्टीट्यूशन की आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो एक पूरा प्लान है दैट इज़ संयोजिका। ठीक है, बस यार इतना ध्यान रख लेना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिशन अभ्यास, संगोष्ठी, संयोजिका, आपका वृत्तिका, ये किस स्कीम के कंपोनेंट हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दे आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। बाकी क्रक्स यही है जो हमने बताया आपको कि भाई आपको पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्च को डेवलप करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है, और उनको जो है वर्कशॉप्स के थ्रू ले जाकर इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकलिटी भी दिखानी है। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं कि भाई संयोजिका बताओ स्पेसिफिकली क्या है, याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका टाइगर सेंसस रिपोर्ट। टाइगर सेंसस रिपोर्ट है क्योंकि 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं ग्लोबल टाइगर डे, तो इसी के दौरान आपकी ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है ना। हर साल तो रिलीज़ नहीं होती है, बट ग्लोबल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है। इंडिया में जो ग्लोबल टाइगर रिपोर्ट, इंडिया में जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ था 2018 में, उसको ऐड कर लिया गया है इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। मतलब हमने टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है ये कैसे पता लगाया है, हम लोगों ने हर जंगल में बहुत सारे कैमराज लगाए थे, और इतने कैमराज लगाए थे कि पूरे वर्ल्ड में इतने कैमराज किसी ने भी नहीं लगाए। ठीक है, तो उसको इंडिया ने, उसको पूरे वर्ल्ड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया था। ठीक बात है, और ग्लोबल टाइगर डे तो मनाते ही हम लोग हैं 29 जुलाई को। ठीक है, अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में 2018 में देयर वर 2226 टाइगर्स वर प्रेजेंट, जो कि इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि 2010 में कितने थे हमारे पास, देवर 1706। तो अभी 500 के करीब जो टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ ध्यान में रखनी है। और अगर हम इसमें बात करें कि ये जितने भी टाइगर्स हमारे देश में मर रहे थे वो क्यों मर रहे हैं अभी भी, तो 55% जो मर रहे हैं उनकी नेचुरल डेथ की वजह से मर रहे हैं। जो 22% है वो पोचिंग की वजह से मर रहे हैं, मतलब क्योंकि हंटिंग होती है, पोचिंग होती है इनकी स्किन के लिए, इनके बॉडी पार्ट्स के लिए, तो इस वजह से भी जो है इनकी डेथ होती है। तो पोचिंग की वजह से ज़्यादा मर जाते हैं। सीजर्स ऑफ टाइगर पार्ट्स, कि जो बॉडी पार्ट्स हैं टाइगर के उनको भी निकाल कर बेचा जाता है, तो उस वजह से भी क्या है, डिजीज़ प्रोन ये हो जाते हैं, और डिजीज़ कोई लग जाती है फिर ये मर जाते हैं, है ना। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से टाइगर हैं वो इंडिया में मर रहे हैं। नेचुरल डेथ पहला है, पोचिंग सेकंड है, और जो सीजर फॉर दी बॉडी पार्ट्स ऑफ टाइगर ये थर्ड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें हल्की सी ध्यान में रखनी है। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में जो है 2014 में कितने थे, 2226 जो हैं टाइगर्स थे, और 2018 में, आई थिंक हमने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया है, हम 2014 में थे, ये 2014 में 2226 थे, और 2018 में आते आते कितने हो गए हैं, 2967। ठीक है, तो आपको ये हल्का सा फैक्ट बीच में गलत हो गया था, ये ध्यान रख लेना। 2967 इज़ द न्यू अमाउंट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। ठीक है,
और हमने एक बार स्टार्टिंग में करंट अफेयर जब किए थे, हमने एक प्रोग्राम किया था T×2 प्रोग्राम, टाइगर इंटू 2, है ना। ये एक स्कीम चलाई गई थी अंडर दी सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, जो कि आपका 2010 में डिक्लेरेशन हुई थी, 2010 में, जिसके अंडर ये बोला गया था जितनी भी आपकी टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, देर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़, जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट है ना। तो सभी टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो है 2022 तक आते आते अपने देश में जितने भी नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उनको डबल कर लेगी। मतलब 2010 में जितने नंबर ऑफ टाइगर्स थे 2022 में उससे डबल होने चाहिए। तो इंडिया ने ऑलरेडी ही ये जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है, 2020 तक आते आते ही 2 साल पहले अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, और इंडिया ने T×2 स्कीम के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में डिसाइड किया गया था उसके अंदर 2 साल पहले ही डबलिंग ऑफ टाइगर्स के नंबर को हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, और अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द टाइगर कंजर्वेशन, क्योंकि यार ये अम्ब्रेला स्पीशी है। अम्ब्रेला स्पीशी का मतलब होता है एक ऐसी स्पीशी जिसके अंदर, जिसकी वजह से बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो भी जो है जिंदा है। अगर टाइगर नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग जो नीचे वाली जो स्पीशीज़ हैं वो भी मर जाएंगी, क्योंकि टाइगर के ना होने की वजह से देयर विल बी द इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, है ना। इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल अगर टाइगर नहीं रहे तो जितने भी आपके हर्बीवोर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइगर तो है इनको खाने के लिए। अगर हर्बीवोर्स बढ़ गए तो ये क्या करेंगे, ये पूरे ग्रास को खा जाएंगे, घास पेड़ सब कुछ खा जाएंगे ज़्यादा नंबर में अगर होंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपकी ग्रासेस नहीं बचेंगे। तो जब लॉन्ग टाइम में ग्रासेस नहीं बचे हैं तो हर्बीवोर्स भी उनको नहीं खा पाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली हर्बीवोर्स भी मर जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइगर की एलिमिनेशन आपके ग्रासेस और हर्बीवोर्स भी ख़त्म हो जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको टाइगर एज एन अम्ब्रेला स्पीशी को कंजर्व करके रखना होता है। तो दैट इज़ द नीड फॉर द कंजर्वेशन। ठीक है, अगर हम देखें कि इस रिपोर्ट में टाइगर सेंसस जो रिपोर्ट थी हमारी, उसमें क्या देखा गया है। इसमें देखा गया है कि जो टॉप परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर इज़ दी मध्य प्रदेश, सेकंड है आपका कर्नाटका, और थर्ड है आपका उत्तराखंड। आप इसको याद रखो, 526 मिले हैं, 524 मिले हैं या 442 मिले हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कम से कम याद होना चाहिए कि सबसे पहला एमपी है, फिर आपका कर्नाटका है, और फिर आपका उत्तराखंड है। कम से कम ये 3 मेजर स्टेट्स तो आपने ध्यान में रखने ही हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश में 71% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, महाराष्ट्र वाले स्टेट में 64% इंक्रीज हुई है, कर्नाटका में 29% इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये तो है आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में कि भाई अभी जो है टाइगर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं यहाँ पर। लेकिन जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये फर्स्ट 1, 2, 3 हैं इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द परसेंटेज, इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। तो दोनों ही अलग आपके डेटाज हैं, तो इनको अलग से ही याद रखना। एब्सोल्यूट वाला मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड है, और जो टाइगर पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखी गई है, वो ये 3 स्टेट्स हैं। जो सबसे बुरे परफॉर्मर्स हैं, वर्स्ट परफॉर्मर्स है इंडिया में, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड स्टेट ऑफ मिज़ोरम, क्योंकि यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़नी तो छोड़ो, यहाँ पर तो बिल्कुल कम ही हो गई है। कई तो ऐसे जगहें हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर मिले ही नहीं है, उनका नाम टाइगर रिजर्व है बट टाइगर ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ये सब जो इम्प्रूवमेंट है इन स्टेट्स में नहीं देखी गई, बल्कि डिक्लाइन देखा गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में चीज़ें ज़्यादा बुरी पाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 2018 में सेंसस काउंटेड 19 टाइगर्स, और 2014 में कितनी थी, 46 टाइगर्स थे। इसका मतलब मोर देन डबल यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है टाइगर्स की। दैट इज़ वाई छत्तीसगढ़ इज़ दी मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मर। ठीक है, साथ में और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है हमें, सबसे जो बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व्स हैं, सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व ने अपने आप को ढंग से मैनेज करके रखा है, और टाइगर्स की हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, चाहे उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे उनकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे उनकी रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स हो, उन सभी को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। पहला तो है आपका मध्य प्रदेश का पेंच सेंचुरी। मध्य प्रदेश तो है ही टॉप में,
सभी में टॉप पर है, एब्सोल्यूट नंबर में भी टॉप पर है, और इम्प्रूवमेंट परसेंटेज है उसमें भी टॉप पर है। तो इसका जो पेंच सेंचुरी है वो सबसे टॉप पर है, और जो केरला की पेरियार सेंचुरी इज़ एट दी मतलब सेकंड नंबर पे नहीं, ये दोनों ही बेस्ट मैनेज्ड माने गए हैं, 1 2 नहीं है इसमें, बट दे आर बेस्ट मैनेज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप साथ में याद करते हुए जाएंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हम लोगों ने पहले स्टेट वाइज देखी थी। स्टेट वाइज हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये इंप्रूवमेंट वाइज तीनों स्टेट्स थे। अगर हम एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आपका तमिलनाडु में। इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा सबसे कम टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में मिले हैं, तो वो है आपका दंपा और राजाजी रिजर्व्स। दंपा है आपका मिजोरम में, और जो राजाजी है वो है आपका उत्तराखंड में। इन सभी में सबसे कम टाइगर्स मिले हैं। ठीक है, और ऐसे 3 टाइगर रिजर्व है जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं मिला है। पहला है आपका बक्सा जो वेस्ट बंगाल में है, पालामाऊ जो झारखंड में है, और दंपा जो मिजोरम में है। यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं देखने को मिला है ना। नाम इनका टाइगर रिजर्व है क्योंकि ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर्स बहुत पहले मिलते थे, लेकिन अब ड्यू टू पोचिंग, ड्यू टू नेचुरल डेथ, ड्यू टू सीजर ऑफ देयर पार्ट्स, है ना, तो उस सब चीज़ों की वजह से इनका टाइगर अब यहाँ से चले गए हैं। तो ये कम से कम 3 ये जो हैं बक्सा, पालामाऊ और दंपा, ये तो आपको ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस टाइगर रिजर्व में है? सत्यमंगलम में है। बेस्ट मैनेज्ड कौन से हैं? मध्य प्रदेश की पेंच सेंचुरी और केरला की पेरियार सेंचुरी, ये सबसे ज़्यादा हैं मैनेज अच्छे हुए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप इनको 2 बार रिवाइज करोगे ना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। आप मान के चलो कि सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपको टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्लोबल टाइगर डे, तो ग्लोबल टाइगर हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। दैट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन दी जुलाई 29। और सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हम डिस्कस कर चुके हैं जो 2010 में हुई थी, जिसमें सभी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के लिए कमिटमेंट था कि वो 2022 तक आते आते अपने देश में जो टाइगर की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको डबल कर देंगे। ठीक है, एंड दैट गोल वॉज नॉन एज द T/2। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि T/2 प्रोग्राम इज रिगार्डिंग विच स्पीशी, तो टाइगर है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट डिक्लेरेशन कौन सी स्पीशी को बचाने के लिए की गई थी, तो वो टाइगर है। टाइगर डे कब मनाया जाता है, कमिटमेंट कितने साल की थी, इंडिया क्या पूरी कर चुका है कि नहीं कर चुका है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बीन कंप्लीटेड इट्स कमिटमेंट, क्योंकि 2022 से पहले ही इंडिया में जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं एज़ कम्पेयर 2010 वो डबल हो चुकी है 2020 में ही। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस टाइगर सेंसस सर्वे। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना ग्रीन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट, ग्रीन AG प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली अभी यूनियन गवर्नमेंट ने जुलाई 28, 2020 को लॉन्च किया था, है ना। ये लॉन्च तो कर दिया है, चलो हमें ये देखना है कि भाई ये प्रोजेक्ट का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, वाई दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन एग्रीकल्चर है, इसका मतलब आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे करनी है कि उस प्रैक्टिस को करते हुए, उस क्रॉप को लगाते हुए आप कम से कम जो एमिशन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करो, है ना। इसका मतलब आपको क्या करनी है, आपको क्रॉप लगाते टाइम एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है। इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब एग्रीकल्चर करने की वजह से आपका एनवायरनमेंट ना ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है, और ये अभी इंडिया में सिर्फ 5 स्टेट्स में लॉन्च किया गया था। अगर हम जुलाई की ही बात करें तो अभी तक ये 5 स्टेट्स में ही लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड रिसेंट आपका ये जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम। तो ये 5 स्टेट्स हैं, ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द स्टेट्स आर अंडर दिस ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो आपको इसके लिए ध्यान में रखना है कि ये 5 स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। ये तो आपको ध्यान में रखने ही है। और इसका जो बेसिक सिग्निफिकेंस है ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एग्रीकल्चर अगर करनी है तो फिर आपको एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है। कम से कम एमिशन आपको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करवाने हैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, है ना। अगर हम देखें कि एमिशन होता कैसे एग्रीकल्चर करते टाइम, मान लो आप ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे हो, ट्यूबवेल लगाने के लिए आप डीजल पंप लगाते हैं, है ना, डीजल पंप लगाते हैं टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर। तो डीजल पंप चलते टाइम क्या धुआं छोड़ता है ना, तो उससे भी क्या होता है, एमिशन कॉज होता है। हमें पता है जितने भी हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, क्रॉप से क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, CH4। तो ये मीथेन गैस भी कैसी है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करती हैं, क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं हमें कम से कम करनी है, विच हैज़ बीन रिटन अंडर दिस ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। मतलब एग्रीकल्चर शुड बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 5 साइट जो है डिसाइड की गई हैं। और आपने ध्यान रखना है इट इज़ द प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है यार। बेसिकली जो GEF है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मैकेनिज्म का मतलब होता है इसमें से पैसे निकाल कर देना, ठीक है। तो GEF बेसिकली एक फ़ंड आप मान सकते हो जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे प्रोवाइड करता है। इसका जो ट्रस्टी है, द ट्रस्टी ऑफ द GEF इज़ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज़ द ट्रस्टी ऑफ दिस फैसिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और GEF दोनों मिलकर ही क्या चला रहे हैं, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। 5 स्टेट्स तो आपने ध्यान में रखने ही हैं, साथ में आपने 5 इनकी जो लैंडस्केप्स हैं, जो एरियाज़ हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है चंबल वाला एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब चंबल एरिया में जो भी एग्रीकल्चर वगैरह आप करोगे उसमें सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना। उत्तराखंड में है आपका कॉर्बेट राजा जी लैंडस्केप, उसको चूज़ किया गया है। उड़ीसा में है सिमलीपाल लैंडस्केप, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। राजस्थान में डिसाइड किया गया है डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप जो जैसलमेर वाले एरिया में पड़ता है। और मिज़ोरम में डिसाइड किया गया है दम्पा लैंडस्केप, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये 5 स्टेट्स ध्यान में रखने हैं और इन 5 स्टेट्स में कौन कौन से लैंडस्केप को डिसाइड किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो क्रक्स इज़ दिस, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप। सीधे साफ शब्दों में अगर कहें तो हमें एग्रीकल्चर को इस तरीके से प्रमोट करना है कि उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूवमेंट दिखे, फॉरेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखे, हम एग्रीकल्चर करने के लिए जो है फॉरेस्ट को ना काट दें। तो ये सब जो चीज़ें हैं दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 5 स्टेट ध्यान में रखने हैं, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, राजस्थान एंड मिज़ोरम। और इन सभी में 5 की 5 जो लैंडस्केप्स है वो भी ध्यान में रखनी है। उत्तराखंड में है राजाजी लैंडस्केप, मध्य प्रदेश में चंबल लैंडस्केप, उड़ीसा में सिमलीपाल, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और मिज़ोरम में है दम्पा लैंडस्केप, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं क्योंकि सब बच्चे याद करके जाएंगे, क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वो आपका टैकल हो जाना चाहिए, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये भी चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो बस यही है इसमें कि इंटीग्रेट करना है बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट चेंज को, सस्टेनेबल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस करी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है जो रिसेंटली अभी किसने रिलीज़ की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कि भाई पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। फॉरेस्ट का होना ना होना एक अलग बात है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का होना अलग बात है। किसी कंट्री में फॉरेस्ट बहुत हो सकते हैं लेकिन वो ऐसे फॉरेस्ट हैं जो किसी भी चीज़ के काम ही नहीं आ रहे, ना उनसे हम लकड़ी निकाल सकते हैं, ना उनको बेच सकते हैं,
है ना। तो फॉरेस्ट का होना अलग चीज़ है, फॉरेस्ट रिसोर्स का होना अलग चीज़ है। तो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल में फॉरेस्ट रिसोर्स की असेसमेंट करती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई ये जो है हर 5 साल बाद ये चीज़ें ये जो है जो असेसमेंट करती है एवरी 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1990। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करती है। साथ में अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है इसने 10 कंट्रीज़ ऐसी बताई हैं जिन्होंने अपने जो फॉरेस्ट एरिया है इस डिकेड में 2010 से 20 के टाइम पर जो है नेट गेन प्रोवाइड किया है। मतलब इनका जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा है इन द प्रीवियस डिकेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि इंडिया इज़ एट द 3rd नंबर। मतलब FAO के अकॉर्डिंग, इसके ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ एट द 3rd नंबर जिसने अपने एरिया में, अपने देश के फॉरेस्ट एरिया में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ठीक है, तो इंडिया बस इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर पर है। पहले 2 भी याद कर सकते हो कि पहले पर चाइना है, सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है। बाकी 10 याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो याद भी नहीं रहता। ठीक है, बस इंडिया का रैंक ध्यान रख लेना कि इंडिया इज़ एट द 3rd नंबर। तो अच्छी बात है इंडिया के लिए, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, चलो अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया ने जो पिछला डिकेड है, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, इंडिया ने 0.38% का जो एनुअल गेन है वो किया है फॉरेस्ट में। मतलब इंडिया में पहले जितना फॉरेस्ट एरिया था उससे 0.38 की परसेंटेज और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, और ये हुआ क्यों है? क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो चलाए हैं, साथ में जो कम्युनिटी है उसने खुद से भी बहुत फॉरेस्ट को मैनेज किया है ना। तो इस वजह से ही जितने भी फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में बढ़ा है। ठीक है, चलो और अगर हम देखें तो इंडिया ने अभी तक 1990 से लेकर अब 2015 तक कम से कम जो 25 मिलियन हेक्टेयर्स हैं वो आपकी कम्युनिटीज़ द्वारा कंजर्व्ड हैं। दे आर दी कंजर्व्ड बाय दी कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत फैक्ट। ठीक है, बाकी इसने ये भी कहा है कि जो नेचुरली जो फॉरेस्ट अपने आप को रीजुवनेट करते हैं, है ना, क्योंकि ये तो आपके कम्युनिटीज़ ने लगाए हैं, कंजर्वेशन इन्होंने करी है, तो अच्छी बात है। चलो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो फॉरेस्ट अपने आप को खुद रीजनरेट करता है, रीजुवनेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो 0.38% की जो परसेंटेज है वो हल्की सी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब इंडिया ने अच्छा किया है बाकी सभी कंट्रीज से, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया ने अच्छा नहीं किया है। इंडिया 0.38% की बजाय 5% इम्प्रूवमेंट दिखा सकता था, बट इंडिया ने कुछ चीज़ें ऐसी करी जिसकी वजह से वो 5% इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो नेचुरली तो है इंडिया में फॉरेस्ट रेट रिजुवनेट होने का बहुत कम है, जो कि हमें ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट से पता लगता है, जो कि FAO रिलीज़ करती है। ठीक है, तो आपको इसमें इंडिया का रैंक ध्यान रखना है, इंडिया की जो परसेंटेज है वो ध्यान में रखनी है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है वो ध्यान में रखना है, क्या ये हर साल आती है, हर 2 साल बाद आती है, या हर 5 साल बाद आती है, ये भी आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे जुलाई पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने जुलाई के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी बन रही होगी करंट अफेयर्स में। बाकी जो भी अगर डाउट है, आपको पता है कहाँ सेंड करना है, फ़ोन कर सकते हो, मेल कर सकते हो, है ना, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।